नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आपके साथ मैं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। लॉकडाउन को देखते हुए आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने दी कुछ छूट। प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से रूबरू हुए सीएम हेमंत सोरेन। कहा, हालात को देखते हुए केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार आगे जल्द लेंगे निर्णय। गोपालगंज के ट्रिपल मर्डर केस पर सियासत गर्म। मर्डर में गोपालगंज के जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे के खिलाफ मामला दर्ज। गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर पूरे प्रशासनिक महकमे पर उठे सवाल। कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण, निगरानी और रोकथाम के लिए सीएम नीतीश कुमार ने की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा बैठक। डिप्टी सीएम सहित कई मंत्री रहे मौजूद। और छपरा में सैंड आर्टिस्ट ने सोनू सूद की बनाई कलाकृति। सोनू सूद ने प्रवासियों की मदद को आगे बढ़ाया हाथ। देश को सोनू सूद जैसे रियल हीरो की है जरूरत। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद भी आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार कुछ क्षेत्रों में और छूट दे सकती है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने इस बात की ओर इशारा किया है और कहा है कि राज्य सरकार हालात को देखते हुए केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार आगे जल्द निर्णय लेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने सरकारी बैंक में हुए घोटालों की जांच भी एसीबी से कराने की बात कही है। गौरतलब है कि झारखंड राज्य सहकारी बैंक के रांची और सरायकेला शाखा में लगभग 15.5 करोड़ का घोटाला हुआ है और इस मामले में 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। तरीके से धीरे धीरे हम लोग इस बंदी को गति देने के लिए जो बेहतर और कारगर उपाय होंगे उसको करेंगे। उसके तहत आपने देखा, पहले हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में छूट दी। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं उसमें कई शर्तों के साथ उसको भी खोलने का हम लोगों ने निर्देश दिया है। लगभग 30-33% के लोगों की जो कार्य क्षमता हो उसी हिसाब से लोग वहां कार्य करें, ऐसे आदेश निर्गत हुए हैं। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, लॉकडाउन 5 के लिए क्या दिशा निर्देश हमें राज्य में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं? क्या कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं और कैसे और छूट मिल सकती है राज्य में? जी देखिए, लॉकडाउन 5 अभी लगेगा कि नहीं ये तो जब लॉकडाउन 4 खत्म होगा उसके बाद क्या मीटिंग होती है। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार ही चला जाएगा और उस पर भी विचार किया जाएगा। तो लॉकडाउन 5 तो अगली चीज अलग चीज है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ये इस बात को लेकर इशारा किया है कि और कई चीजें जो हैं जिसमें छूट दी जाएगी, यानी लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था जो काफी गति धीमी हो गई है उसको तेज करने पे जोर दिया जाएगा। और इसी को लेते हुए उद्योग धंधे को भी कहा है कि खोलने पे विचार किया जा रहा है और उसमें भी छूट देने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम चीजें, परिस्थितियां जो है वो इस संक्रमण के दौर में भी सामान रखने की कोशिश की जा रही है और यह प्रयास किया जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण जो नुकसान हुए हैं उसको कितनी जल्दी भरपाई करने के लिए तमाम चीजों को रास्ते पे लाया जाए। जी। और राजीव, जो सरकारी बैंकों में घोटाले हुए हैं उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? ये देखिए, ये सहकारी बैंक का है, जो झारखंड सहकारी बैंक है उसमें ये जानकारी मिली है कि रांची और सरायकेला 2 ब्रांच है जहां इस तरह के घोटाले की बात आई है। हालांकि कई अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है और ये सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि इस मामले में किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा और इसी को लेकर इसी भी जांच की भी अनुशंसा कर रही है मुख्यमंत्री ने। और मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि राज्य में किसी तरह की कोई भी इस तरह की अगर गड़बड़ी पता चलती है तो उसमें जो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले में भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जी, शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। बीते दिनों में गोपालगंज का ट्रिपल मर्डर केस लगातार सुर्खियों में रहा है। इस मर्डर में गोपालगंज के जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे के शामिल होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी न होने को लेकर पूरे प्रशासनिक महकमे पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इसी मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के तमाम आरजेडी विधायकों को आज पटना बुलाया था और तय कार्यक्रम के मुताबिक तमाम विधायकों के साथ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव गोपालगंज के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन गोपालगंज प्रशासन ने इस बात की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद सभी आरजेडी विधायकों को उनकी जगहों पर रोक दिया गया
बताते चलें कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की गाड़ी को उनके आवास पर ही पुलिस ने रोक दिया और आवास की घेराबंदी कर ली, साथ ही जिसकी देखरेख पटना के सेंट्रल एसपी करते नजर आए, जिसके बाद आरजेडी कार्यकर्ता नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान राबड़ी देवी भी मैदान में उतर गई हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें जनता ने चुन कर यहाँ भेजने का काम किया है और ये जो अपराधी है गुंडों की जो सरकार है नीतीश कुमार संरक्षण देने का काम कर रहे हैं पूरे तरीके से। हेलो, जब तक गुंडे नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक बाहुबली कहलाते हैं, बाहुबली जब पुलिस पकड़ के अंदर करेगी तो सब बाहुबली निकल जाएगा। ऊपर से आप लोग पे ही कार्रवाई की बात कही जा रही है। कार्रवाई से हम लोग डरते नहीं, हमें क्या कार्रवाई कर ले, हम कुछ कर रहे हैं यहाँ, कह रहे हैं कि लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून का जो नन पांडे से मर्डर करके बिहार में बोले जुलूस में घुमाए 1000 मास्क लगाए थे ना हेलमेट लगाए थे, तो वो गुंडा नहीं लगता। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। अजय, सबसे पहले अपडेट जानना चाहेंगे कि क्या अपडेट फिलहाल मिल रहा है? जी, अभी जो अपडेट हमारे पास है कि यहाँ से पटना जो प्रशासन है और तेजस्वी यादव का जो गोपालगंज मार्च है उसके बीच में एक समझौता हुआ सा दिख रहा है। इसमें इस बात पे हो गई है कि चूंकि तेजस्वी ने ये इच्छा जाहिर की थी कि वो चूंकि विपक्ष की आवाज उठा रहे हैं, इसलिए वो फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष से मिलना चाह रहे थे और इस पर जो है प्रशासन ने उनको आजादी दे दी है और इस विधानसभा अध्यक्ष से बात भी हुई है। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्होंने 5 व्यक्तियों के साथ मिलने को बुलाया है और यहाँ से राबड़ी आवास से वो लोग निकल चुके हैं, जिसमें 9 लोग हैं, 5 गाड़ियां जा रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष से इस मुद्दे पे बात होगी, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर अन्य मुद्दे पर भी बात होगी। फिलहाल अपडेट यही है कि तेजस्वी यादव अपने कुनवे के साथ, जिसमें 9 लोग शामिल हैं, 5 गाड़ियों पे वो लोग मिलने जा रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष से, वो पहुंच भी गए हैं। जी, और बाकी अजय, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्या अभी भी ये बाहर वहां पर जमावड़ा लगा हुआ है? क्योंकि जो तस्वीरें हैं बेहद भयावह हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग है, अगर इसमें से किसी एक को भी संक्रमण हुआ तो कई लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है ये। और खुद हम देख रहे हैं कि तेज प्रताप यादव भी वहां पर लोगों से बात करते हुए, अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर यह अपील करते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। जी, दूसरी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं यहाँ राबड़ी आवास की, क्योंकि राबड़ी आवास की आज जो सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा पटना में चल रहा है गोपालगंज मार्च को लेकर के, वो उसका केंद्र रहा है। क्योंकि राबड़ी आवास से ही उन लोग को बुलाया गया था, तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को बुलाया था, तो अभी वहीं पे सारे लोग का जमावड़ा है, राजद कार्यकर्ताओं का और जो विधायक पहुंच पाए उनका। और अभी स्थिति यह है कि तेज प्रताप इससे पहले बाहर थे, लेकिन तेजस्वी को उधर जाने के बाद से वापस राबड़ी आवास में चले गए हैं। और यहाँ जो जमावड़ा देख रहे हैं, पुलिस से गुत्थम गुत्थी भी हुई है राजद कार्यकर्ताओं की और तेज प्रताप के साथ बहस भी हुई है। तेज प्रताप ने मीडिया को भी संबोधित किया, हम लोग को बताया कि वो जाना तो तय है, अब कैसे जाएंगे ये देखते हैं। मतलब तेज प्रताप अपनी बात पे अड़े हुए हैं। हालांकि अभी क्या उनका स्टैंड है अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अब क्या करेंगे जब तेजस्वी जो है विधानसभा अध्यक्ष से मिलके आएंगे, विधानसभा अध्यक्ष से क्या बातें होंगी। राबड़ी देवी ने भी सरकार पे खूब हमला बोला है। उधर जो है मुख्यमंत्री जो है कोरोना संक्रमण को लेकर के एक हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन 4 खत्म होने वाला है, 5 शुरू होने वाला है या नहीं होने वाला, उसको लेकर चूंकि राज्यों पे जो जवाबदेही है, तो सभी डीएम, एसपी और बड़े अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बात कर रहे हैं। और इस मीटिंग में बड़े अधिकारियों के साथ साथ डीजीपी जो है बिहार पुलिस के, वो भी वहां मौजूद है। तो जाहिर सी बात है इस डेवलपमेंट तो वो भी अवगत होंगे कि राबड़ी आवास के बाहर क्या चल रहा है और कोरोना संक्रमण से संबंधित की स्थिति क्या हो सकती है वहां से। निश्चित रूप से इस महामारी में सियासी वोल्टेज, हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। जो विपक्ष है उसका स्पष्ट रूप से कहना है, राजद के लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर गरीब दबे कुचले और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विपक्ष अपनी आवाज नहीं उठाएगा और कोरोना संक्रमण को बहाना बनाएगा तो कौन उठाएगा, ये भी एक ज्वलंत मुद्दा है इसको लेकर के। लेकिन पूरा मामला अभी हाई वोल्टेज ड्रामा का एंड होना अभी बाकी है, अभी तस्वीरें और निकल करके आनी बाकी है। जी आदर्श, बिल्कुल जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी लापरवाही अजय यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी है। आखिर इतने भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को वहां जमावड़ा लगाने ही क्यों दिया गया? लेकिन इसमें बहुत छोटा सा सवाल अजय, क्या नेता, किसी भी सरकार के किसी मंत्री या नेता की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक? अजय, क्या आप तक आवाज मिल रही है?
चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से सियासी वोल्टेज, सियासी ड्रामा बिहार में इस साल चुनाव है और इसी के चलते ये तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आगे आने वाले दिनों में और पारा चढ़ता हुआ सियासी नजर आएगा। वहीं कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण, निगरानी और रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और इसी के माध्यम से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षा बैठक कर रही हैं। वहीं बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मुख्य सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे भी उपस्थित हैं। और एक तरफ जहां राबड़ी आवास के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, सियासी ड्रामा, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह बैठक जिसमें कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं, मंत्री मौजूद हैं, और ऐसे में कोरोना वायरस को लेकर क्या प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए और क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए राज्य में, इसको लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही लॉकडाउन 5 को लेकर क्या स्थिति बिहार में बनती हुई दिख रही है, उसको लेकर भी जाहिर तौर पर इसमें हम चर्चा होते हुए देखेंगे और इसमें से कुछ निकलकर सामने भी आ सकता है। लेकिन इस तरीके की तस्वीर लगातार हम देख रहे हैं और हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ फोन लाइन पर जुड़ गए। कुंदन जी, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है, क्या कुछ बैठक से निकलता हुआ दिख रहा है? देखिए, अगर 31 तारीख को लॉकडाउन 4 है वह समाप्त हो रहा है और अब जो परिस्थितियां सामने निकल कर आ रही हैं, संभावना यह जताई जा रही है कि 31 तारीख के बाद यानी 1 जून से केंद्र सरकार के द्वारा स्थानीय स्तर पर तमाम राज्य सरकारों को निर्णय लेने के अधिकार दे दिए जाएंगे और उसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चूंकि बिहार में जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों का आने का सिलसिला जारी है और प्रतिदिन लगभग 1 लाख के संख्या में मजदूर आ रहे हैं बाहर से, और अब जो भी कोरोना संक्रमण से लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है वह कहीं न कहीं प्रवासी मजदूरों के द्वारा ही ये खबरें आ रही हैं। तो इन तमाम कहने की मजदूरियों के बीच में लोगों के लाने के लिए नीतीश कुमार एक तरीके से कहने की लोक हित में फैसला ले रखा है और अब आगे की परिस्थितियां 1 जून आगे राज्य को किस प्रकार से लेकर जाना है, क्योंकि आज 29 तारीख है, 2 दिन के बाद लॉकडाउन खत्म होने वाला है। बिहार अब यहाँ से आगे बढ़ेगा और कैसे इसे आगे लेकर चले ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो, जो लोग संक्रमित हैं उनके आइसोलेशन सेंटर्स पे उनकी किस प्रकार से देखभाल की जा सकती है और साथ ही जिस तरीके से क्वारंटाइन सेंटरों की बद इंतजामी बदहाली की खबरें हम लगातार दिखाते रहे हैं, यह भी सरकार के संज्ञान में है। कुछ जगहों पे बहुत अच्छी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और कुछ जगहों से बहुत ही विचलित कर देने वाली तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। इस मुद्दे को लेकर अभी नीतीश कुमार तमाम विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक और सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर रहे हैं और मुख्य रूप से इसमें दीपक कुमार जो राज्य के मुख्य सचिव हैं और गुप्तेश्वर पांडे जो राज्य के पुलिस महानिरीक्षक हैं, ये तमाम लोग उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद हैं। और आज इस बैठक के बाद, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जो बिहार सरकार है, बिहार का प्रशासनिक अमला है, वह एक नतीजे पर पहुंचेगा कि 1 जून से बिहार को किस दिशा में लेकर जाना है, आगे किस तरीके से व्यापारिक गतिविधियों को शुरू किया जा सकता है या बाकी इंतजाम के क्या हालात होंगे। आदर्श, शुक्रिया कुंदन जी तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन दिलचस्प होगा देखने कि लॉकडाउन 5 में क्या छूट मिलती दिखाई देंगी या फिर लॉकडाउन इस बार सख्त होता नजर आएगा, क्योंकि मौजूदा स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो कोरोना का विस्फोट बिहार में होता दिख रहा है, आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए साधना प्लस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात सारण की करते हैं, जहां के यमुना नदी के किनारे शहर के मशहूर सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार ने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद का बालू की रेत से कलाकृति बनाई है।
आपको बता दें कि आज पूरा देश इस समय वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और इस दौरान सरकार ने प्रवासियों को उनके घर भेजने की कवायद शुरू की है। इसी कड़ी में अभिनेता सोनू सूद निस्वार्थ भाव से सैकड़ों बसों से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के हजारों प्रवासियों को लगातार उनके घर पहुंचा रहे हैं। यहां तक कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिलती है वो तुरंत मदद के लिए पहुंच जाते हैं। वहीं शहर के यमुना नदी के किनारे सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार ने उनकी कलाकृति बनाते हुए कहा है कि आज देश को सोनू सूद जैसे रियल हीरो की जरूरत है। साथ ही इस वैश्विक महामारी में कलाकार आगे आकर इस संकट से पूरे देश की जनता को बचा सकते हैं और सोनू सूद को सैंड आर्टिस्ट का सलाम। हमारे रियल हीरो यानी सोनू सूद जी को, क्योंकि मैंने सैंड आर्ट बना करके उन्हें सैल्यूट किया है और मैं करूं भी क्यों ना, क्योंकि वो अभी मजदूरों के लिए मसीहा बने हुए हैं। बसों से सबको उनके गंतव्य स्थान घर तक पहुंचा रहे हैं। जो असहाय हैं, जो पैदल चलने पे मजबूर थे, जिनको पैर छिल जाते थे, कोई भूखा के भी सफर तय करता था। इतने 1000 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी क्या हाल होता होगा, वो मजदूर ही समझ सकते हैं, वो प्रवासी ही समझ सकते हैं। उनको देख करके सोनू सूद ने जो कदम उठाया, बसों से उन्हें घर पहुंचाने का जो जिम्मा उठाया है, काबिल तारीफ है। मैं उनको बार बार सैल्यूट करता हूं और बार बार मैं नमन करता हूं कि वो ऐसे कार्य करते रहे। वहीं धनबाद के क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर सरकार से और सरकारी तंत्र की कुव्यवस्था से काफी नाराज हैं। मजदूरों ने ना तो समय से नाश्ता है और ना ही उन्हें दोपहर का खाना मिल पा रहा है। इसके अलावा अब तक मजदूरों के स्वाब जांच भी नहीं हुई है और जो स्वैब जांच की बात होती है वो उनकी नहीं हुई है। ना नाश्ता मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, जिससे वो परेशान नजर आ रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर की अव्यवस्था का ये हाल लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के चलते मजदूर परेशान है। कहना है कि जांच उनकी हुई नहीं है, जांच रिपोर्ट अब तक आई नहीं है। नाराजगी जताते हुए मजदूर भूख हड़ताल पर चले गए हैं। कि हम लोग से पीछे का रिपोर्ट आते जा रहा है, हम लोगों से पीछे वाले का सभी का रिपोर्ट आते जा रहा है, सबको रिलीज करते जा रहे हैं। हम लोगों का रिपोर्ट है कहाँ? एक ही दिन हम लोग 18 आदमी का मेडिकल टेस्ट हुआ, 4 लोग मेडिकल कराकर उधर से ही चले गए डॉक्टर से बोलकर। वो अच्छे किए कि 4 डॉक्टर को बोलकर रूम चले गए, होम क्वारंटाइन हो गए। हम लोग बेवकूफ थे, हम लोग गलती किए जो पॉलिटेक्निक में वापस आ गए क्वारंटाइन होने के लिए। हम लोग भी घर चले गए रहते तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होता। और ये डॉक्टर का प्रॉब्लम है कि वो आखिर 14-15 दिन में मेडिकल का रिपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है मेडिकल टेस्ट। आखिरकार सिस्टम की भेंट चढ़ गई कटिहार के आजमनगर की अरमीना। दरअसल लॉकडाउन के पहले अपनी बहन और जीजा के साथ रोजगार की तलाश में अरमीना कटिहार के आजमनगर से गुजरात के अहमदाबाद गई थी, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के कारण रोजी रोजगार छिन जाने के बाद अरमीना अपने 2 मासूम और अपने परिजनों के साथ श्रमिक स्पेशल ट्रेन से गुजरात के कटिहार के लिए वहां से रवाना हुई। लेकिन बदकिस्मती और सिस्टम की बेरुखी ने ट्रेन को मुजफ्फरपुर पहुंचने में 4 दिन लगा दिए, जहां अरमीना की मौत ट्रेन में ही हो गई। मासूम बच्चे अपनी मां के शव के साथ उसके जिंदा होने के एहसास के साथ खेलते रहे। आखिरकार अरमीना के शव को मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उतारा गया और 2 दिन बाद उसका शव कटिहार के आजमनगर पहुंचा, जहां उनके परिजनों ने उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया। लेकिन आरजेडी विधायक नीरज यादव ने इसे आड़े हाथों लेकर केंद्र और नीतीश सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाने की मांग की। वहीं दोनों बच्चों की पढ़ाई के साथ उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का वादा भी किया। बरारी के आरजेडी विधायक नीरज यादव, जिलाध्यक्ष अब्दुल गनी ने मृतक के परिवार से मिलकर उन्हें सहयोग राशि दी। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिए जाने का भरोसा दिया। अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला कि कटिहार जिला की एक महिला ट्रेन से आ रही थी जो भूख से प्यास से मर गई, हमारे लालू जी ने इसकी सूचना तुरंत पार्टी को दिया और तेजस्वी यादव जी ने तमाम जिला के नेताओं से कांटेक्ट करके और जिला अध्यक्ष की हैसियत से हमें यहां भेजने का काम किया। प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तत्काल इस मासूम बच्चे को 5 लाख रुपया दोनों बच्चे को दिया गया है। बात हुआ बेटी का, हमारा ट्रेन में खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, पानी का चलते भूख दाना नहीं मिला, अनाज, इसका लिए हमारा बेटी डेट फेल हुआ। एक बच्चा दूध कानते था, पानी नहीं मिला, पानी का बस से तरसते था।
बहन का लगी पानी मांगता है कि पानी दे बहन, तो बहन हम कहाँ पानी आएंगे। गाड़ी जहीं रुकता है तो जंगल में जाके रुकता है, कहीं पानी का साधन नहीं मिलता है। यही हुआ है, बच्चा मेरे पानी का बात हुई। नेताजी ने क्या मदद दिया? नेता ने हमको 5 लाख रुपया मदद दिया। कितने खुश हुए? बहुत खुश हुए हैं उसको कि उसको अपना ये मिले, जेल से छुट्टी मिले। बच्चा गया था मजदूरी करने के लिए, मजदूरी करके वो लॉकडाउन हो गया, भूखे प्यासा मरने लगा। तो हम घर से वहाँ से फोन किया कि देखो पापा हम भूख से मर रहे हैं, तो कुछ हम पैसा यहाँ से उधार से उससे उधार करके मतलब पैसे को हम वहाँ छोड़े। वो छोड़े तो भूख प्यास से वो कि तब घर आने का ये किया, टिकट बनाया तो पैसे उसकी भी खराब, टिकट बना दिया, पैसे नहीं रहा तो वो पैसा क्या करा, वो टिकट बना करके गाड़ी में बैठा तो चेक उक कर करके आधे घंटे पहले गाड़ी में वो बात किया हमसे, सही सलामत के नहीं, हम पूरे सही सलामत है, गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल है, जब जब जन अधिकार पर हमले हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठी है और हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं पार्टी का और अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव का, लालू प्रसाद जी का, माननीय सांसद अशफाक करीम साहब का कि इस विपदा की घड़ी में पार्टी खड़ी, चौखट पर, दरवाजे पर, चूल्हा के पास राष्ट्रीय जनता दल खड़ी है और हम लोग आगे भी खड़े रहेंगे। हालांकि इस तरीके की दर्दनाक मौत का यह मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन की लेट लतीफी, प्रशासन की बेरुखी, लापरवाही और उसके चलते दम तोड़ते प्रवासी मजदूर श्रमिक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मजदूरों, गरीबों की जान इतनी सस्ती क्यों साहब। वहीं एक और सरकार ने जैसे कोरोना जैसी घातक बीमारी की रोकथाम के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया है, तो वहीं गुमला में लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एसपी के निर्देश के बावजूद भी गुमले में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नहीं दिखाई दे रहा है। गुमला की तस्वीर जहां से लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। ये तस्वीर देखिए, सब्जी मंडी की तस्वीर। वहीं गुमला शहर के बीचों बीच स्थित सिसई रोड में लगने वाली साप्ताहिक बाजार में मानो कोरोना जैसे घातक बीमारी को न्योता दिया जा रहा हो। खाद्य सामग्री बेचने के लिए जिला प्रशासन ने सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत खाद्य सामग्री बेचने की इजाजत दी है, लेकिन जिस तरह से मानकों में खाद्य सामग्री खरीदने की अफरा तफरी मची है, साप्ताहिक बाजार में ना ही जिला प्रशासन के द्वारा कोई मजिस्ट्रेट की तैनाती हुई है, ना ही पुलिस फोर्स की व्यवस्था है और ना ही संक्रमण के रोकथाम के लिए आम लोगों के बीच उपकरण बांटे गए हैं। आपको बता दें कि गुमला में हाल के दिनों में 20 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है और ऐसे में इस तरीके की तस्वीरें डराती हैं, भयावह होती हैं और ये दिखाती हैं कि लोग लॉकडाउन के बावजूद भी लोग कोरोना जैसी घातक बीमारी को नहीं समझ रहे हैं, लापरवाही करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं, जिसका कारण होता है कि अगर किसी एक को भी कोरोना संक्रमण हुआ तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों को अपनी चपेट में ले लेगा। के बाद ये पता चलता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल माना नहीं जा रहा है और यही एकमात्र उपाय है बीमारी से बचने के लिए, लेकिन प्रशासन के द्वारा यह था वो बिल्कुल बंद हो गया है। इस तरह से क्या है कि जो भी लोग आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं गुमला शहर के अंदर में, क्योंकि हम गुमला में रहते हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।